हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो जितने भी स्टूडेंट आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी के 1 और 2 नंबर वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन आपके एक चैप्टर से लास्ट चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 और 2 नंबर वाले बने, वो सारे आज की इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चन आज के सारे इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए। ठीक है, कुछ 2025 के भी हैं और 24 के भी हैं, 23 के भी, 20 के जो लगातार पूछे जाते हैं वो सारे हैं इसमें। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप करना, और इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन है सारे नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कमेंट में पीडीएफ टाइप कर दीजिएगा बस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जलीय परागण करने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया। जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। पहला है हाइड्रेला और बेलिस्नेरिया। ठीक है, ये 2 हैं जो जलीय परागण करने वाले पौधों के नाम है, हाइड्रेला और बेलिस्नेरिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। बाकी आपको रेगुलर इस चैनल पर आप वीडियो अपलोड मिलेगी बायोलॉजी, क्योंकि आपके बायोलॉजी एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचे, उसमें से 10 दिन आपको हिंदी के लिए निकालने हो, क्योंकि लास्ट टाइम काफी वही प्रेशर रहता है कि अब हिंदी पढ़ना हिंदी पढ़ना। ठीक है, तो 20 दिन आपके पास सिर्फ बायोलॉजी के लिए है, तो अच्छे से बायोलॉजी को तैयार कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ 2 दिन का गैप है, तो अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए। तो इन 20 दिन में जो भी वीडियोस पढ़ेंगे वो सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो रेगुलर आपको वीडियो देखना है, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, कीट परागित पौधों के नाम लिखिए। अब आपसे ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाए कि कीट परागित पौधों के नाम लिखिए, आपसे पूछा जाए कि कीट परागित के किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए, या किन्हीं 1 पौधे का नाम लिखिए, या किन्हीं 3 पौधे का नाम लिखिए। ठीक है, तो हमने इसमें आपको 3 बताए और तीनों आपको याद कर लेने। सबसे पहला है साल्विया और बोगनविलिया। अगर 2 पूछे तो आपको 2 लिख देना, साल्विया और बोगनविलिया। उसके बाद तीसरा है डायंथस। ठीक है, तीसरा क्या है, डायंथस। ठीक, तो 3 आपको ये नाम तैयार कर लेने। कौन कौन से हैं, साल्विया, बोगनविलिया और डायंथस। ये कौन से पौधे हैं, ये कीट परागित करने वाले पौधे। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, किन्हीं 2 आवासीय फलों के नाम लिखिए। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर साल। किन्हीं 2 आवासीय फलों के नाम लिखिए। तो सेब और नाशपाती, ये कौन से हैं, आवासीय फल है। ठीक है, सेब है और नाशपाती, और इससे क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में भी बन जाता है कि निम्न में से आवासीय फल है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बना ही बना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि अनिषेक जनन क्या है। तो बिना निषेचन के ही बीजाणु द्वारा अगुणित भ्रूण तथा बीज का विकसित होना क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। मतलब बिना निषेचन के ही बीजाणु द्वारा अगुणित भ्रूण, अगुणित भ्रूण मतलब एन, अगुणित भ्रूण तथा बीज का विकसित होना तथा बीज का क्या होना, निर्माण होना, क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। जैसे धतूरा, धतूरा क्या है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है किसका, अनिषेक जनन। इसमें क्या होता है, बिना निषेचन के ही बीजाणु द्वारा अगुणित भ्रूण तथा बीज का विकसित होना क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो उदाहरण वो क्या है, धतूरा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, ये प्री बोर्ड में भी इस बार पूछा गया था। पुष्प दल का क्या कार्य है। तो पुष्प दल के मुख्य 2 कार्य होते हैं, एक तो कीटों को परागित के लिए आकर्षित करना, और कलिका अवस्था में जनन अंग की रक्षा करना। ठीक है, इसके 2 कार्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कीट को परागित के लिए आकर्षित करना और कलिका अवस्था में जनन अंग की रक्षा करना। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, ये तो आपको पता है, मतलब बिना निषेचन की प्रक्रिया। ठीक है, निषेचन मतलब
फर्टिलाइजेशन। तो अनिषेक फलन, बिना निषेचन के फल का निर्माण क्या कहलाता है? अनिषेक फलन कहलाता है। ठीक है, तो क्या लिखा है? बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल का निर्माण की प्रक्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। तो ये तो आप बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। तो बायोलॉजी को रटना नहीं, उसके नाम को पकड़िए। अब इसमें जी क्या कह रहा है? अनिषेक फलन, तो इसके कहने का मतलब क्या है? निषेक मतलब निषेचन, फलन मतलब बिना निषेचन फल के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? अनिषेक फलन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, वृषण के 2 कार्य लिखिए। वृषण के 2 कार्य लिखिए। पहला है टेस्टोस्टेरोन का स्रावण, उसके बाद दूसरा है शुक्राणु का निर्माण। ये क्या है? वृषण के 2 कार्य। और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड 2025 में भी पूछा गया था। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो वृषण के 2 कार्य कौन से हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करना और शुक्राणु का निर्माण। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, लीडिंग कोशिका के कार्य। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि लीडिंग कोशिकाओं के कार्य लिखिए। तो वृषण में स्थित लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन प्रमुखता टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती हैं। क्या करती हैं? नर हार्मोन प्रमुखता टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती हैं। ठीक है, और ये हार्मोन पुरुष में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास व शुक्राणु निर्माण में सहायता करती हैं। मतलब द्वितीयक लैंगिक जो लक्षण होते हैं उसका विकास और शुक्राणु का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये है लीडिंग कोशिका के कार्य। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, स्त्रियों में निषेचन कहाँ होता है? निषेचन कला का कार्य लिखिए। तो स्त्रियों में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो स्त्रियों में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो फैलोपियन नलिका में होती है। किसमें होती है? फैलोपियन नलिका में होती है। और ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में भी 2025 में पूछा गया था कि स्त्रियों में मतलब महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, अंडाशय में, या फैलोपियन नलिका में। इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आपको टिक लगाना होगा फैलोपियन नलिका में। ठीक है, और इसमें पूछा है कि निषेचन कला का क्या कार्य क्या होता है? तो निषेचन कला अन्य शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश नहीं करने देता है। ठीक है, क्या करता है? शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश नहीं करने देता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अंडाशय के 2 कार्य लिखिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, या तो अंडाशय के या तो वृषण के कार्य। ठीक है, तो अंडाशय के 2 कार्य कौन कौन से हैं? पहला है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण और दूसरा है अंडाणु का निर्माण। और वृषण में क्या होता है? वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण और शुक्राणु का निर्माण। और अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। तो दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही है, बस उसमें वृषण में जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है और शुक्राणु का निर्माण होता है, और अंडाशय में जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है और शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, और दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोनों ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक सेट में आपको दे दिया अंडाशय का, दूसरे में वृषण के का। ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या है? या तो आपसे पूछा जाए कि परिवार नियोजन किसे कहते हैं, 2 नंबर में। ठीक है, तो परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या है? एक पहली होती है पुरुष नसबंदी एवं महिला नसबंदी। ठीक है, जिसे वैसेक्टॉमी पुरुष से संबंधित है और जो ट्यूबेक्टॉमी है वो महिला से संबंधित है। ठीक है, तो नसबंदी इसमें पूछी गई है। तो पहली है पुरुष नसबंदी एवं महिला नसबंदी, और जो पुरुष से संबंधित है वो वैसेक्टॉमी है, जो महिलाओं से संबंधित है वो ट्यूबेक्टॉमी। और इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक, महिलाओं से संबंधित है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको याद होना चाहिए कि जो महिलाओं से संबंधित है वो ट्यूबेक्टॉमी है और जो पुरुष से संबंधित है वो वैसेक्टॉमी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2025 में बना भी था, 2 नंबर में। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछी गई है फुल फॉर्म। पहली एमटीपी की, आईवीएफ की और एआरटी का पूरा नाम लिखिए। 3 इसमें फुल फॉर्म पूछी गई और ये 2 नंबर पे क्वेश्चन बना था। एमटीपी का फुल नेम क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी का फुल नेम क्या है? एम से मेडिकल, टी से टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, आईवीएफ का फुल नेम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ का
फुल नेम है। इसके बाद तीसरी है ART। ART का फुल नेम क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ART का फुल नेम है असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने लक्षण का चयन किया? किन्हीं 2 लक्षण के नाम लिखिए। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 विपरीत लक्षण का चयन किया। ठीक है, कितने लक्षण का चयन किया? 7 विपरीत लक्षण का चयन किया। अब इसमें पूछा है कि किन्हीं 2 लक्षण के नाम लिखने। तो जितना पूछा जाए लिखना आपको उतना ही, पर 7 लक्षण कौन कौन से हैं उनके आपको नाम याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन चेंज बदल के भी पूछ सकता है। इसमें पूछा गया कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षण का चयन किया, किन्हीं 2 लक्षण के नाम लिखिए। अब आपसे पूछ सकता है कि कितने लक्षणों का चयन किया तथा उन सभी लक्षणों का नाम लिखिए। ठीक है, तो 7 लक्षण का प्रयोग किया, इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए 7 विपरीत लक्षण का चयन किया। और कौन कौन से लक्षण थे 7? पहला बीज का रंग, दूसरा पुष्प का रंग, तीसरा बीज का आकार, चौथा पुष्प की स्थिति। ठीक है, उसके बाद छठा है 5वां है फली का रंग, छठा है फली का आकार, 7वां है पौधे की ऊंचाई। ठीक है, तो ये सातों लक्षण के आपको नाम याद होने चाहिए। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, फिर से बोल रहे हैं। पहला है बीज का रंग, बीज का आकार, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, फली का रंग, फली का आकार और पौधे की ऊंचाई। ये 7 लक्षण थे जिन पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। ठीक है, तो सातों लक्षण आपको याद होने चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? तो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं वो कौन कौन से? तो मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु मादा में समयुग्मकी मतलब XX पाए जाते हैं तथा नर, यहाँ पे नर लिख लीजिएगा। ठीक है, तथा नर में नर विषम युग्मकी कौन से गुणसूत्र होते हैं? XY गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको आंसर लिखना है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु मादा समयुग्मकी XX तथा विषम युग्मकी XY गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? जो XX होता है वो मादा में पाए जाते हैं गुणसूत्र, और जो XY गुणसूत्र होते हैं वो नर में पाए जाते हैं। जब इनके बीच फर्टिलाइजेशन होता है तो जैसे इनका एक X गुणसूत्र लिया, ठीक है, और इनका एक X, तो क्या हो गया? यहाँ पे एक लड़की पैदा हुई। ठीक है, अब यहाँ से एक X आया और यहाँ से Y है, तो यहाँ पे क्या हो गया? XY, तो यहाँ पे क्या हुआ? एक लड़का पैदा हुआ। ठीक है, तो ये 2 गुणसूत्र होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो इसमें यही पूछा है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? तो XX और XI। XX को बोलते हैं समयुग्मकी और XY को बोलते हैं विषम युग्मकी। ठीक है, तो ये गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो 2n+1 मतलब 46 होते हैं, तो एक बढ़ जाता है, क्या हो जाएगा? 47। तो इसमें जो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है वो एक बढ़कर 47 हो जाती है। ठीक है, 46 होते हैं, एक बढ़ जाती तो 47 हो जाती है। कितने जोड़ी होते हैं? तो 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब एक डाउन सिंड्रोम में बढ़ जाता तो 47 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की संख्या की कमी होती है। ठीक है, इसमें एक गुणसूत्र क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो 46 होते हैं तो इसमें 45 रह जाते हैं। ठीक है, अब डाउन सिंड्रोम क्या होता है? तो डाउन सिंड्रोम जो है वो एक मांगुलिज्म है, जिसे हम लोग मांगुलिज्म भी कहते हैं या मांगुली जड़ता होता है। इसमें क्या होता है? जो जीभ होती है वो मोटी हो जाती है, आंखें तिरछी हो जाती है, और जो चेहरा होता है वो मांगुलों के समान दिखता है, और कद भी होता है वो छोटा हो जाता है, दिमाग भी कम हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं? तो टर्नर सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जो केवल महिलाओं को ही प्रभावित करता है। ठीक है, यह तब होता है जब इसमें जो एक्स गुणसूत्र होता है वो आंशिक रूप से अनुपस्थिति होता है। ठीक है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? ये महिलाओं को ही केवल प्रभावित करता है, और ये कब होता है? जब एक्स जो गुणसूत्र होता है वो आंशिक रूप से अनुपस्थित होता है। इसमें जो जन्मी लड़कियां होती हैं उनका कद जो होता है वो छोटा होता है।
ठीक है, तो इसी को हम लोग टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें जो गुणसूत्र कम हो जाता है वो कौन सा गुणसूत्र कम हो जाता है, एक्स। ठीक है, तो इसी को हम लोग टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46। ठीक है, कितने जोड़ी होती है, 23 जोड़ी। ठीक है, या 23 जोड़ी लिख दीजिए या 46 गुणसूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70, डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है आप उनको तैयार कर लीजिए। अगर आपने इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को नहीं तैयार किया तो हमने उसकी फुल वीडियो एक बना दी है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। उसकी वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए तथा आरएनए में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, डीएनए तथा आरएनए की शर्करा में क्या अंतर होता है? तो जो डीएनए है, डीएनए में डीऑक्सी राइबो शर्करा होती है तथा आरएनए में राइबो शर्करा होती है। ठीक है, अभी आपने डीएनए का पूरा नाम पढ़ा, तो डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सी राइबो शर्करा। आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो राइबो में कौन, आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबो शर्करा पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, आनुवंशिक कूट की दो विशेषताएं लिखिए। तो आनुवंशिक कूट की दो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहली है, एक कूटान दूसरे कूटान से नहीं टकराता। ठीक है, जो एक कूटान है वो दूसरे कूटान से नहीं टकराता। दूसरा, एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कूटान हो सकते हैं, मतलब एक अमीनो अम्ल उससे एक, मतलब उससे क्या होते हैं, अधिक कूटान हो सकते हैं। इसमें लिखा है दूसरा पॉइंट कि एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कूटान हो सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, मानव में पाए जाने वाले किन्हीं दो अवशेषी अंग का नाम लिखिए। तो कौन कौन से दो अवशेषी अंग है, एक है निमेशिक पटल और शरीर के बाल। निमेशिक पटल और शरीर के बाल, ये कौन से अंग है, ये हैं अवशेषी अंग। कौन से अंग है ये, अवशेषी अंग। तो दोनों नाम आपको याद रखना, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, परजीवी द्वारा उत्पन्न किन्हीं दो रोगों के नाम बताइए। तो कौन कौन से परजीवी द्वारा उत्पन्न रोगों के नाम, पहला है हाथी पाव मादा क्यूलेसिक मच्छर। ठीक है, हाथी पाव मादा क्यूलेसिक मच्छर। इसके बाद दूसरा है मलेरिया मादा एनिफ्लीज मच्छर। ठीक है, मलेरिया जो होता है वो कौन से मच्छर से होता है, मादा एनिफ्लीज। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य में 4 विषाणु जनक रोग लिखिए। विषाणु जनक कौन कौन से रोग हैं, पहला है डेंगू, खसरा, चेचक, पोलियो। ठीक है, 4 पूछे तो चारों आपको बता देना कौन कौन सा आता है, डेंगू, खसरा, चेचक, पोलियो। ये कैसे रोग हैं, बीजाणु जनक रोग है, बीजाणु जनित रोग है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है 25, सिरका का उत्पादन किस जीवाणु का उपयोग होता है, मतलब सिरका का उत्पादन में किस जीवाणु का उपयोग होता है। तो कौन सा जीवाणु है, एसिटो बैक्टर एसिटो। ठीक है, एसिटो बैक्टर एसिटी। ठीक है, तो सिरका के उत्पादन में किस जीवाणु का उपयोग होता है, एसिटो बैक्टर एसिटी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज 1920 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यह पेनिसिलिन नोटिटम कवक से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, नोटिटम कवक से प्राप्त होता है। और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में ही पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से, नॉनस्टॉक, एनाबीना और राइजोबियम। नॉनस्टॉक, एनाबीना और राइजोबियम। ठीक है, ये कौन से हैं, ये है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले दो सूक्ष्म जीवों के नाम। इसमें 2 पूछे गए, हमने 3 बता दिए, तो तीनों आपको याद रखना, नॉनस्टॉक, एनाबीना और राइजोबियम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, बायोगैस क्या है।
तो बायोगैस क्या है? बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण, विभिन्न गैसों का मिश्रण। कौन कौन सी गैसें पाई जाती? मीथेन पाई जाती है, CO2 पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, NH3 मतलब एमीन गैस पाई जाती है। तो काफी गैसों का ये मिश्रण है। और इसमें जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है वो मीथेन गैस पाई जाती है, CH4। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में मीथेन गैस पाई जाती है, 65 से 70% लगभग मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, जो घरेलू व कृषि अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है बायोगैस? घरेलू मतलब जो फल के छिक्कल हैं, आलू सब्जी वगैरह के छिक्कल हैं, व कृषि अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा बनाई जाती है। और इसका जो प्रमुख घटक है वो क्या है? मीथेन। अभी हमने आपको बताया था जो इसकी प्रमुख गैस पाई जाती है वो मीथेन पाई जाती है। कितने परसेंट? 65 से 70% पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। उस एंजाइम का नाम बताइए जो DNA अणु के खंड को तोड़ता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ में 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उस एंजाइम का नाम बताइए जो DNA अणु के खंड को तोड़ता है। तो इसका आंसर है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, ये क्या करता है? डीएनए के अणु के खंड को तोड़ता है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है इन खंडों को कौन तोड़ता है? तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। उसके बाद खंडों को कौन जोड़ता है? कौन सा एंजाइम जोड़ता है खंडों को? तो लाइगेज। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना। अगर खंडों को तोड़ने की बात करें तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसे हम लोग आणविक कैंची भी कहते हैं। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आणविक कैंची। ठीक है, इसे हम लोग आणविक कैंची भी कहते हैं। और जो खंडों को जोड़ता है वो कौन सा एंजाइम है? लाइगेज। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 13। डीएनए खंड को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो लाइगेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन से एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? लाइगेज। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, MCQ में भी बन जाते, कभी कभी 1 नंबर में भी पूछ ले जाते हैं। ठीक है, और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पर टिप्पणी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर टिप्पणी भी बनती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। आनुवांशिक रूपांतरित पौधे का नाम लिखिए। तो कौन सा पौधा है? सुनहरा चावल। ठीक है, सुनहरा चावल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? बीटी का फुल नेम क्या होता है? बैसिलस थुरिंजीसियस। ठीक है, बीटी का फुल नेम होता है बैसिलस थुरिंजीसियस। तो बीटी जीव किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? बैसिलस थुरिंजीसियस। ठीक है, बैसिलस थुरिंजीसियस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोस्फीयर, इस पर टिप्पणी भी बनती है। अगर 3 नंबर बनी तो टिप्पणी बनेगी, 2-3 नंबर में पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट। तो बायोस्फीयर क्या है? तो बायोस्फीयर जैव मंडल, जिसे हम लोग बोलते हैं जैव मंडल, पृथ्वी का वह भाग है जहाँ सजीव निवास करते हैं। यह स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल में विद्यमान है। ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाएगा तो इतना ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बायोस्फीयर, जैसे हम लोग जैव मंडल को कहते हैं, पृथ्वी का वह भाग है जहाँ सजीव निवास करते हैं और यह स्थल मंडल, जैव मंडल तथा वायुमंडल में विद्यमान है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। 4 घातांक की वृद्धि के समीकरण लिखिए। तो 4 घातांक की वृद्धि का जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा? dn अपॉन में dt इज इक्वल टू rn। ठीक है, ये किसकी समीकरण है? 4 घातांक की वृद्धि की समीकरण। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। dn अपॉन में dt इज इक्वल टू rn। जो n है वो क्या है? वो n जो है वो समष्टि घनत्व है, r जो है वो प्रकृति वृद्धि की दर है और जो t है वो समय है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख के भी दिखा दिए कि जो n है वो समष्टि घनत्व है, प्रकृति है वो वृद्धि की दर है, समय जो है उसे हम t से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। पारितंत्र किसे कहते हैं? तो वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक घटक के बीच संबंध को बताता है उसे पारितंत्र कहते हैं। बहुत ही इजी, क्या बताता है? जैविक तथा अजैविक घटक के बीच संबंध बताता है, उसे हम लोग पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.G. टेंसले ने सन 1935 में की थी। ठीक है, कब की थी? सन 1935 में की थी। किसने की थी? A.G. टेंसले ने। तो पारितंत्र क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। और इस बार 2025 में जैव विविधता से कम 10 नंबर के क्वेश्चन बने थे। लॉन्ग में भी जैव विविधता बना था, जैव विविधता के क्षति के कारण भी बने थे, और जैव विविधता किसे कहते हैं ये क्वेश्चन भी बना था। तो जैव विविधता टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉन्ग में भी बनता है, शॉर्ट में भी बनता है। ठीक है, तो जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। पारितंत्र के कारण जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नताओं को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इतना ही आप लिख दीजिए। पारितंत्र के कारण जीवों में जो पाए जाने वाली विभिन्नताएं हैं, उसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, जैव विविधता क्षति के 2 कारण लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि ये लगातार बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया और हर साल ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ। ठीक है, और प्री बोर्ड में जैव विविधता से 15 नंबर के क्वेश्चन बने थे। अगर आपने प्री बोर्ड का बायोलॉजी का पेपर देखा होगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जैव विविधता से कितने क्वेश्चन बने, और ये क्वेश्चन तो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो जैव विविधता के क्षति के कोई 2 कारण, पहला आवासी की हानि और प्रजातियों का अति दोहन या अत्यधिक दोहन। ठीक है, तो 2 कारण लिखना है, पहला है आवासी की हानि और प्रजातियों का अत्यधिक दोहन या अति दोहन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, संकटग्रस्त जातियां क्या हैं? तो वे जातियां जो भविष्य में विलुप्त होने के कगार पर हैं, उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। क्या होती हैं संकट जातियां? वे जातियां जो भविष्य में विलुप्त होने के कगार पे, उन्हें हम संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। जैसे डोडो पक्षी, कस्तूरी हिरण आदि। ठीक है, ये क्या है? संकटग्रस्त जातियां। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, तप्त स्थल क्या है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, तप्त स्थल जिसे हम लोग हॉट स्पॉट भी कहते हैं। तो तप्त स्थल क्या है? तप्त स्थल पृथ्वी पर उपस्थित वह क्षेत्र है जहाँ की प्रजातियां संकट में होती हैं, उसे तप्त स्थल कहते हैं। वह क्षेत्र है जहाँ की जो प्रजातियां होती हैं वो संकट में होती है, उसे तप्त स्थल कहते हैं। जैसे पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। अब ये क्वेश्चन आपसे एक और टाइप से पूछा जाता है कि तप्त स्थल के 2 स्थान लिखिए, तो कौन कौन से? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। और ये क्वेश्चन आपसे 2024 में पूछा गया था। ठीक है, पूछा गया था कि तप्त स्थल के कोई 2 क्षेत्र लिखिए। ठीक है, तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। तो कौन सा उद्यान है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 41, किन्हीं 2 जैव विविधता के तप्त स्थल के नाम लिखिए। अभी हमने आपको बताया था, या तो आपसे इस टाइप से पूछ ले कि तप्त स्थल के नाम लिखिए, या किन्हीं 2 जैव विविधता तप्त स्थल के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ठीक है, ये दोनों कहाँ हैं? तप्त स्थल के नाम। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, रेड डेटा बुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर टिप्पणी भी बनती है। रेड डेटा बुक क्या है? ये एक ऐसी किताब है जिसमें विभिन्न संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी को बुद्ध किया गया। ठीक है, वही रेड डेटा बुक कहलाई जाती है। मतलब इसमें जो होती है विभिन्न संकटग्रस्त जो जीव होते हैं उनको श्रेणीबद्ध किया गया है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, IUCN का पूरा नाम। IUCN का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, भारत में हरित क्रांति जनक का नाम लिखिए। तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाता है। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, किन्हीं 2 कृत्रिम पारितंत्र के नाम लिखिए। कौन कौन सा है? पहला है फसल का खेत, जिसे हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा है मत्स्यालय, एक्वेरियम। ठीक है, ये क्या है? ये कृत्रिम पारितंत्र है। ठीक है, फसल का क्षेत्र और मत्स्यालय। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, DNA का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और DNA का द्विकुंडलित मॉडल 3 नंबर में भी पूछा जाता है।
ठीक है। तो डीएनए का द्वि कुंडलित मॉडल किसने दिया? वॉटसन एवं क्रिक ने 1953 में दिया। ठीक है, किसने दिया? वॉटसन एवं क्रिक ने 1953 में दिया। अगर आपसे सन पूछी जाए तो सन भी आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। 1953 में डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? वॉटसन एवं क्रिक द्वारा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48। उस फूल का नाम बताइए जो अपूर्ण प्रभाविता दिखाता है। तो कौन सा फूल है? मीरा विसलस जलापा। कौन सा है? मीरा विसलस जलापा। ये क्या करता है? अपूर्ण प्रभाविता दिखाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49। किसी भी समष्टि के दो गुण लिखिए। तो दो गुण बताना है समष्टि के। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ रहे हैं कि समष्टि के दो गुण लिखिए। तो पहला है जनसंख्या घनत्व, दूसरा है जन्म दर, मृत्यु दर। 3 लिख दिए, तीनों आपको याद रखना है। दो अगर पूछे तो 2 ही लिखना है। जन्म दर, मृत्यु दर लिख सकते हैं, यहाँ जनसंख्या घनत्व या मृत्यु दर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसके गुण है? ये समष्टि के गुण है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50। स्टेम कोशिकाओं का कार्य बताइए। तो जो स्टेम कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं? कोशिकाओं की मरम्मत करती हैं। ठीक है, स्टेम कोशिका का कार्य क्या है? कोशिकाओं की मरम्मत करना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51। मानव में किन्हीं दो लिंग सहलंग रोगों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से रोग हैं? हीमोफीलिया और वर्णांधता। ठीक है, हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया रोग में जो व्यक्ति होता है उसके जो जीन होते हैं उस गड़बड़ी के कारण रक्त को जमाने वाली प्रोटीन नहीं बन पाती, जिससे क्या होता है? रक्त का थक्का जमने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिसे हम लोग हीमोफीलिया कहते हैं। और वर्णांधता में क्या होता है? इस रोग में जो ग्रसित व्यक्ति होता है वो रंगों की पहचान नहीं कर पाता। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कलाकार, ड्राइवर या डिजाइनर आदि नहीं बन पाते। ठीक है, और यह रोग जो होता है वो जन्मजात से होता है। तो ये दोनों ही टिप्पणियां में भी पूछे जाते हैं, जैसे हीमोफीलिया पे टिप्पणी पूछ ली गई या वर्णांधता पे भी टिप्पणी पूछ ली जाती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट भी है। फिलहाल अभी इसमें पूछा है कि मानव में किन्हीं दो लिंग सहलंग रोगों के नाम बताइए। तो कौन कौन से हैं? हीमोफीलिया और वर्णांधता। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया कि ZIFT तथा GIFT का पूरा नाम लिखिए। तो ZIFT का पूरा नाम है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और GIFT का फुल नेम है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं 100% बोर्ड एग्जाम में इनसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे गए क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पेपर से ही लिए गए। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में हम आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी करवाएंगे और ये टिप्पणी आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगली टिप्पणी वाली वीडियो जल्द ही आएगी। इसके लिए क्या करना है? नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है, क्योंकि ये 20 टिप्पणियां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्पणी लगातार बोर्ड परीक्षा में ये पूछी गई। ठीक है, तो अगली वीडियो भी बहुत ही ज्यादा शानदार वीडियो होने वाली है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं। और ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।